हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वैष्णवी सिंधिया एंड वेलकम टू माय चैनल द लाइफ नॉलेज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर उसे देखिए, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद ही आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी और तभी आप इस वीडियो को भी समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको तीसरा सबक समाप्त किया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हम अपने इनकम स्टेटमेंट की जगह खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें तो हम अमीर बन सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें, खर्च कम रखें, दायित्व कम करें और ठोस संपत्तियों की नींव डालने के लिए मेहनत करें। ऐसे दायित्व या निजी सामान ना खरीदें जिन्हें एक बार घर लाने के बाद उनके मूल्य कम हो जाए, क्योंकि वो सच्ची संपत्ति नहीं होती है। और सच्ची संपत्ति क्या होती है ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। आज से हम चौथे सबक पर चलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बुक पे आते हैं। इस बुक का जो चौथा सबक है वो है टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की शक्ति। मेरे अमीर डैडी ने खेल को चतुराई से खेला था और उन्होंने यह कॉरपोरेशंस के जरिए किया था, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। मुझे याद है स्कूल में हमें रॉबिन हुड और उसके मेरी मैन गिरोह की कहानी सुनाई गई थी। मेरे शिक्षक के हिसाब से यह एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी थी, जो अमीरों से पैसे छीनकर गरीबों में बांट देता था। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी रॉबिन हुड को हीरो नहीं मानते थे, वे तो रॉबिन हुड को अपराधी मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए जमाना हो चुका है, लेकिन उसके अनुयायी आज भी जिंदा हैं। मैं अक्सर अब भी लोगों को कहते सुनता हूँ, इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते, या अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों में बांटना चाहिए, या अमीरों से छिनकर गरीबों में बांटने की यह रॉबिन हुड फंतासी गरीबों और मध्यवर्गीय लोगों के लिए सबसे दुखदायी साबित हुई है। इसी रॉबिन हुड आदर्श की वजह से मध्य वर्ग पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों के कल्याण के लिए पैसे तो मध्य वर्ग देता है, खास तौर पर उच्च आय वाला मध्य वर्ग। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालने की जरूरत है। हालांकि मेरे उस शिक्षित डैडी शिक्षा के इतिहास में विशेषज्ञ थे, लेकिन मेरे अमीर डैडी खुद को टैक्स के इतिहास का विशेषज्ञ मानते थे। अमीर डैडी ने माइक और मुझे बताया कि इंग्लैंड या अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगता था। कभी कभार युद्ध का खर्च निकालने के लिए अस्थायी टैक्स लगा दिया जाता था। राजा या राष्ट्रपति बस ऐलान कर देता था और हर एक को अपना हिस्सा देने के लिए प्रेरित करता था। ब्रिटेन में 1799 से 1860 तक नेपोलियन के खिलाफ युद्ध में टैक्स लगाया गया था। अमेरिका में 1861 से 1865 तक हुए गृह युद्ध के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर अस्थायी इनकम टैक्स लगा दिया। 1913 में अमेरिकी संविधान के 16वें संशोधन की मंजूरी के साथ ही इनकम टैक्स अमेरिका में भी अस्थायी हो गया। एक जमाने में अमेरिकी टैक्स विरोधी थे। चाय पर बहुत ज्यादा टैक्स लगने की वजह से ही बॉस्टन हार्बर की मशहूर टी पार्टी वाली घटना हुई, जिसने क्रांतिकारी युद्ध को चिंगारी दी। नियमित इनकम टैक्स का विचार जनता के गले में उतारने में इंग्लैंड और अमेरिका को दोनों को ही लगभग 50 साल का समय लग गया। इन ऐतिहासिक तारीखों से हमें यह पता नहीं चलता कि ये दोनों टैक्स शुरुआत में सिर्फ अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं यह बात कभी ना भूलें। उन्होंने समझाया कि टैक्स का विचार इसलिए लोकप्रिय हुआ और बहुसंख्यक लोगों ने उसे सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि गरीब और मध्यवर्गीय लोगों को यह बताया गया कि टैक्स सिर्फ अमीरों को सजा देने के लिए लगाए जा रहे हैं। इसी कारण जनता ने कानून के समर्थन में वोट दिया और यह संवैधानिक रूप से कानून बन गया। हालांकि इसका इरादा अमीरों को सजा देना ही था, लेकिन अंततः यह उन्हीं लोगों के लिए सजा बन गया जिन्होंने इसके समर्थन में वोट दिया था, गरीब और मध्य वर्ग। एक बार जब सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया तो इसकी भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह विरोध में हैं। वे सरकारी अफसर हैं और मैं पूंजीपति हूँ। हमें विपरीत व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता को तौलने के तराजू भी अलग अलग हैं। उन्हें पैसे खर्च करने और लोगों को नौकरी देने के लिए पैसे मिलते हैं। वे जितना ज्यादा खर्च करते हैं और जितने ज्यादा लोगों को नौकरी देते हैं, उनका संगठन उतना ही ज्यादा बड़ा बनता है। सरकार में बड़े संगठन को सम्मान दिया जाता है। दूसरी ओर अपनी कंपनी में मैं जितने कम लोगों को नियुक्त करता हूँ और जितने कम पैसे खर्च करता हूँ, मेरे निवेशक मेरे उतना ही ज्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं सरकारी लोगों को पसंद नहीं करता। प्रायः उनके लक्ष्य कारोबारी लोगों से भिन्न होते हैं। जब सरकार में कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें तनख्वाह देने के लिए पहले से ज्यादा टैक्स डॉलर्स की जरूरत होती है। मेरे शिक्षित डैडी सचमुच मानते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए
उन्हें जॉन एफ कैनेडी बहुत पसंद थे, खास तौर पर पीस कॉर्प का विचार। वे इस विचार को इतना ज्यादा पसंद करते थे कि वे और मेरी माँ दोनों ही पीस कॉर्प के लिए काम करते थे तथा मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करते थे। वे हमेशा अतिरिक्त अनुदानों और बजट बढ़वाने की कोशिश करते थे ताकि वे अधिक लोगों को नियुक्त कर सकें, शिक्षा विभाग की नौकरी में भी और पीस कॉर्प में भी। जब मैं 10 साल का था तभी से अमीर डैडी मुझसे कहते आ रहे थे कि सरकारी कर्मचारी आलसी चोरों का गिरोह है। लगभग तभी से मेरे गरीब डैडी भी मुझसे कहते आ रहे थे कि अमीर लोग लालची और बदमाश होते हैं, जिन्हें सरकार को ज्यादा टैक्स देना चाहिए। दोनों ही विचारों के पक्ष में उपयुक्त तर्क दिए जा सकते थे। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था कि संसार के बहुत बड़े पूंजीपति के लिए काम करने के बाद एक ऐसे पिता के पास लौटूं जो एक शीर्ष सरकारी अफसर थे। यह तय करना आसान नहीं था कि किस डैडी की बात पर यकीन किया जाए। लेकिन जब आप टैक्स के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसा मैंने कहा था, टैक्स सिर्फ इसलिए लागू हो पाए क्योंकि जनता अर्थशास्त्र के रॉबिन हुड सिद्धांत में यकीन करती थी। अमीरों से छीनो और बाकी सब में बांट दो। समस्या यह थी कि सरकार की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई कि जल्द ही मध्य वर्ग पर भी टैक्स लगाने की नौबत आ गई और वहां से ये नीचे खिसकने लगी। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा, क्योंकि वे उन्हीं नियमों के हिसाब से नहीं खेलते हैं जिनसे जनता खेलती है। अमीर लोग कॉरपोरेशंस के बारे में जानते थे जो समुद्री जहाजों के दिनों में लोकप्रिय थे। अमीर लोग हर समुद्री यात्रा में संपत्ति के अपने जोखिम को सीमित करने के लिए कॉरपोरेशन का उपयोग करते थे। हर समुद्री यात्रा के लिए अमीर लोग अपना पैसा एक कॉरपोरेशन में डाल देते थे। फिर कॉरपोरेशन खजाने की तलाश में नए संसार की यात्रा करने के लिए जहाजियों को नियुक्त करते थे। अगर जहाज डूब जाता था तो जहाजियों की जान चली जाती थी, लेकिन अमीरों को सिर्फ उतने ही पैसे का नुकसान होता था जितना उन्होंने उस खास समुद्री यात्रा में निवेश किया था। आगे दिया रेखाचित्र दर्शाता है कि कॉरपोरेट तंत्र किस प्रकार आपके व्यक्तिगत इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बाहर रहता है। कानूनी कॉरपोरेट तंत्र के ज्ञान की बदौलत अमीर लोग दरअसल गरीबों व मध्य वर्ग से बहुत अधिक लाभप्रद स्थिति में रहते हैं। चूंकि मुझे दो डैडियों, एक समाजवादी और दूसरे पूंजीपति ने शिक्षा दी थी, इसलिए मुझे जल्द ही यह एहसास होने लगा कि पूंजीपति के दर्शन में ज्यादा आर्थिक समझदारी नजर आती है। मुझे ऐसा लगा कि वित्तीय शिक्षा की कमी के चलते समाजवादी अंततः खुद को ही सजा देते हैं। चाहे अमीरों से छीन लो के नारे लगाने वाली भीड़ कितनी भी जतन कर ले, अमीर लोग हमेशा उसे हराने का कोई न कोई तरीका खोज ही लेते थे। इसी कारण मध्य वर्ग पर टैक्स लगे। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवियों से ज्यादा चतुराई सिर्फ इसलिए दिखाई क्योंकि वे पैसे की शक्ति को समझते थे, एक ऐसा विषय जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवी वर्ग को किस तरह हराया? अमीरों से छीन लो टैक्स जब एक बार पारित हो गया तो सरकारी तिजोरी में पैसा आने लगा। शुरुआत में लोग इस बात से खुश हुए। पैसा सरकारी कर्मचारियों और अमीरों के पास जाने लगा। सरकारी कर्मचारियों के पास यह नौकरी और पेंशन के रूप में गया। अमीरों के पास यह उनकी फैक्ट्रियों के जरिए मिले सरकारी अनुबंध से आया। सरकार के पास ढेर सारे पैसे थे, लेकिन समस्या उसके वित्तीय प्रबंधन की थी। हर सरकारी विभाग का लक्ष्य होता है कि उसे जो पैसा आवंटित किया गया है वह बचना नहीं चाहिए, बल्कि पूरा खर्च होना चाहिए। यदि आप अपनी आवंटित राशि खर्च नहीं कर पाते हैं तो अगले बजट में इसके कम होने का जोखिम रहता है। ऐसा होने पर आपको निश्चित रूप से कार्यकुशल नहीं माना जाएगा। दूसरी ओर पैसे बचाने के लिए कारोबारी लोगों को पुरस्कृत किया जाता है और उनकी कार्यकुशलता की प्रशंसा की जाती है। जब बढ़ते सरकारी खर्च का यह चक्र जारी रहा तो पैसे की मांग बढ़ गई और अमीरों पर टैक्स लगाओ के विचार को थोड़ा बदला गया। इसमें कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया। एक वक्त ऐसा आया जब इसमें वही लोग शामिल हो गए जिन्होंने इसके समर्थन में वोट दिया था, यानी गरीब और मध्य वर्ग। सच्चे पूंजीपतियों ने इससे बचने का तरीका खोजने के लिए अपने वित्तीय ज्ञान का उपयोग किया। वे कॉरपोरेशन की शरण में गए। जिन लोगों ने कभी कोई कॉरपोरेशन नहीं बनाया उन्हें यह पता ही नहीं होता कि दरअसल कॉरपोरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। कॉरपोरेशन सिर्फ एक फाइल फोल्डर है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज रहते हैं जो किसी वकील के ऑफिस में रखा रहता है और राज्य सरकार की किसी एजेंसी में पंजीकृत होता है। यह कोई बड़ी इमारत, फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता। कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है जो बिना आत्मा वाला एक कानूनी शरीर बनाता है। इसका उपयोग करने से अमीरों की दौलत एक बार फिर सुरक्षित हो गई। कॉरपोरेशन इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि कॉरपोरेशन की इनकम टैक्स दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दरों से कम होती है। इसके अलावा कॉरपोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की अनुमति होती है।
अमीरों और गरीबों के बीच की यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है। जब भी और जहां भी कानून बनाए जाते हैं, यह युद्ध लड़ा जाता है और यह अनंत काल तक चलेगा। समस्या यह है कि इसमें जो लोग हारते हैं वे अज्ञानी होते हैं। वे जो हर दिन सुबह उठते हैं, नौकरी में मेहनत करने चले जाते हैं और टैक्स चुकाते हैं। अगर वे बस इतना समझ लें कि अमीर लोग किस तरह खेलते हैं, तो वो भी उसे उसी तरह खेल सकते हैं। फिर वे भी पैसे की तंगी से आजाद होकर वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर चल सकते हैं। इसलिए मैं हर बार सिहर जाता हूँ जब भी मैं किसी अभिभावक को अपने बच्चों को यह सलाह देते सुनता हूँ कि स्कूल जाओ ताकि सुरक्षित नौकरी मिल सके। जिस व्यक्ति के पास पैसे की समझ या वित्तीय शिक्षा नहीं है, वह किसी सूरत में नहीं बच सकता, चाहे उसकी नौकरी कितनी भी सुरक्षित क्यों ना हो। आज अमेरिका का आम कर्मचारी सिर्फ अपने टैक्स चुकाने के लिए सरकार की खातिर 5-6 महीने काम करता है। मेरी राय में यह बहुत लंबा समय है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, आपको सरकार को उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि अमीरों से छीन लो का विचार उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया जिन्होंने इसके समर्थन में वोट दिया था। जब भी लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं, तो अमीर चुपचाप उसे सहन नहीं करते हैं। वे पलटकर वार करते हैं। उनके पास पैसा, शक्ति और संकल्प होता है, जिसके दम पर वे परिस्थितियों को बदल सकते हैं। वे बस चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज्यादा टैक्स नहीं चुकाते हैं। इसके बजाय वे अपने टैक्स के बोझ को न्यूनतम करने के तरीके तलाशते हैं। इसके लिए वे चतुर वकीलों और अकाउंटेंट्स को नियुक्त करते हैं। इसके लिए वे राजनेताओं को राजी करते हैं कि वे या तो कानून बदलें या फिर कानूनी छिद्र छोड़ें। परिस्थितियां बदलने के लिए वे अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं। अमेरिका के टैक्स कानून में टैक्स बचाने के कई रास्ते हैं। इनमें से ज्यादातर रास्ते हर व्यक्ति के लिए खुले हैं, लेकिन इन्हें खोजते सिर्फ अमीर लोग ही हैं, क्योंकि वे अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 1031 का मतलब है इंटरनल रेवेन्यू कोड का अनुच्छेद 1031। इसमें बेचने वाले को किसी मकान या जमीन बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता, अगर वह उससे महंगा मकान या जमीन खरीद ले। रियल एस्टेट एक ऐसा पूंजी निवेश है जो टैक्स के क्षेत्र में बहुत लाभकारी है। जब तक आप अपनी पुरानी रियल एस्टेट बेचकर ज्यादा महंगे रियल एस्टेट खरीदते रहेंगे, तब तक आपको मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता। जो लोग कानून के तहत दी जाने वाले इन टैक्स बचतों का लाभ नहीं लेते हैं, वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने का बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं। गरीब और मध्यवर्गीय लोगों के पास उतने संसाधन नहीं होते हैं। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और अपनी बाह में सरकारी सुइयों को लगने देते हैं तथा रक्तदान चलने देते हैं। आज मैं ज्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या देखकर लगातार सदमे में रहता हूँ, जिसका कारण सिर्फ यह है कि वे सरकार से डरते हैं। मेरे कुछ मित्र हैं जिनका कारोबार किसी सरकारी गलती की वजह से बंद और तबाह हो गया। मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन इस डर से बचने के लिए अगर आप जनवरी से मई तक काम करने की कीमत चुकाते हैं, तो मेरे हिसाब से यह काफी ज्यादा कीमत है। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटकर लड़ाई नहीं की, मेरे अमीर डैडी ने भी नहीं की। उन्होंने तो बस खेल को ज्यादा चतुराई से खेला और उन्होंने यह कॉर्पोरेशंस के जरिए किया, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। आगे की पेज पर हम कल चलेंगे। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।